भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत संघ के प्रधान हैं। संविधान द्वारा उन्हें अनेक शक्तियां एवं अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को मुख्य रूप से दो अधिकार प्राप्त हैं, सामान्यकालीन अधिकार और आपातकालीन अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वो हैं सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति के सामान्यकालीन अधिकार वे हैं जिनका प्रयोग वह सामान्य स्थितियों में दिन प्रतिदिन की शासन व्यवस्था में करता है। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ निम्न हैं। पहली है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति को राष्ट्रपति में निहित माना गया है और उनका प्रयोग वह स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त प्रशासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होते हैं और औपचारिक रूप से समस्त महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, अतः राष्ट्रपति को किसी प्रशासनिक कार्य का संपादन नहीं करना पड़ता। इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियाँ औपचारिक मात्र हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे और राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग करने में उनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अर्थात हमारे यहाँ शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित की गई हैं संविधान के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति वास्तविक तौर पर इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के संघीय प्रशासन एवं व्यवस्थापन संबंधी प्रस्ताव की सूचना दे। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे विषयों को जिन पर केवल किसी मंत्री ने निर्णय लिया है, मंत्रिमंडल के विचारार्थ रखा जा सकता है। संविधान के यदि हम इन अनुच्छेदों को देखें, 77, 78, 74 को देखें, तो इनसे एक चीज़ स्पष्ट है कि संविधान के द्वारा समस्त प्रशासन संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित की गई हैं। समस्त प्रशासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सलाह और परामर्श के अनुसार करता है। या हम कह सकते हैं कि वास्तविक तौर पर इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की जो अधिकार है वो यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री पद पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं और मंत्रियों को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इसके अलावा विभिन्न कार्यपालिका
पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत प्रशासकीय शक्तियां, राजनीतिक, सैनिक, न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक सभी प्रकार की शक्तियां सम्मिलित हैं। राष्ट्रपति प्रशासन का औपचारिक अध्यक्ष होता है और सभी संघीय अधिकारी, चाहे वे सैनिक सेवा के हों अथवा असैनिक सेवा के, राष्ट्रपति के अधीन है। राष्ट्रपति को नियुक्ति एवं पदच्युति की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है उनमें प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री तो हैं ही, उसके अलावा राज्यपाल, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजदूत एवं अन्य राजनयिक अधिकारी हैं। राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति की जाती है, जैसे वित्त आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, भाषा आयोग आदि। राष्ट्रपति के द्वारा ये सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार की जाती हैं। राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों को, राज्यपालों को, महाअधिवक्ता, उच्च सैनिक अधिकारियों को पदच्युत करने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति प्रतिरक्षा सेना का सर्वोच्च सेनापति है और राज्य का अध्यक्ष होने के नाते सभी प्रकार के राजनयिक विशेषाधिकारों का उपयोग करता है। देश विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विदेशी राजदूत अपने पद के प्रमाण पत्र उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां या समझौते उसी के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति न्याय और सम्मान का स्रोत है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। संघ की विधायी शक्तियां राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों में निहित है। राष्ट्रपति को कानून प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना गया है, क्योंकि उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में मुख्य शक्तियां निम्न हैं। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, उसे स्थगित करने, सत्रावसान करने तथा संसद के निम्न सदन लोकसभा को विघटित करने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में जिनका महत्वपूर्ण योगदान हो। राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में यदि लोकसभा में इनको प्रतिनिधित्व नहीं है प्राप्त है तो लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ये 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होंगे। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। वह उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है या उसे स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है। यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी पड़ती है। अर्थात राष्ट्रपति किसी विधेयक को कुछ समय के लिए रोक सकता है, लेकिन संसद यदि उसे पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है और इस प्रकार विधेयक कानून का रूप धारण करते हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। कुछ विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के ही संसद में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, जैसे वित्त विधेयक, किसी राज्य की सीमा अथवा नाम को बदलने से संबंधित विधेयक, व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है।
इन अध्यादेशों का प्रभाव संसद के कानून के समान रहता है और 6 महीने, अधिकतम या 6 महीने तक हो सकता है। संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने की तिथि से यह 6 हफ्ते तक जारी रहेगा और इसके पश्चात इसे रद्द समझा जाएगा। राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं अध्यादेश वापस ले सकता है। राज्यों के संबंध में भी राष्ट्रपति को कुछ विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा स्वीकृत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है या विधानमंडल के पास पुनः भेज सकता है। राज्यों के बीच व्यापार पर प्रतिबंध से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। यदि राज्य के विधानसभा नागरिकों की संपत्ति अधिग्रहित करने का कोई विधेयक पारित करें तो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर राज्यों द्वारा निर्मित कानून यदि संसद के किसी कानून के विरुद्ध हैं तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना वो अवैध होंगे। वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों में तीसरी शक्ति वित्तीय शक्ति है। वित्तीय क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। प्रथम, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। विशेष तौर पर ऐसे धन विधेयक जिनका संबंध किसी ऐसे कर या शुल्क से हो जिनका कुछ अंश राज्यों को मिलने वाला हो। भारत की संचित निधि राष्ट्रपति के अधीन है। राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर अग्रदायी रूप में शासन को उसमें से धन दे सकता है। राष्ट्रपति को राज्यों में आयकर का वितरण करने की शक्ति प्राप्त है और उसे राज्यों के लिए पटसन के निर्यात कर से प्राप्त होने वाली धनराशि का अंश निश्चित करने का भी अधिकार है। संघ तथा राज्यों के वित्तीय संबंध निश्चित करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की अन्य शक्तियाँ न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने, संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रार्थना करने पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण आदि करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार उसे क्षमा प्रदान करने का अधिकार है। वह किसी भी अपराधी के दंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है, उसे कम कर सकता है या दंड में परिवर्तन कर सकता है। इस अधिकार का प्रयोग केवल 3 प्रकार के दंडों पर किया जा सकता है। यदि यह दंड किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, यदि यह दंड ऐसे मामलों में दिया गया हो जो केंद्रीय कार्यपालिका के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हों, यदि अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया हो। क्षमादान के अधिकार का प्रयोग सामान्यतः राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही करता है। राष्ट्रपति की नेक्स्ट शक्ति है सैनिक शक्ति। भारत का राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, परंतु वह सैनिक शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा निश्चित कानूनों के अंतर्गत ही करता है। युद्ध और शांति के समय कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है और बिना संसद की स्वीकृति के या संसद की स्वीकृति लेने के बिना वह युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता, ना ही सेनाओं को युद्ध में लड़ने के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति की नेक्स्ट
शक्ति है कूटनीतिक शक्ति या वैदेशिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति विदेशों में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विभिन्न देशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते या वार्ताएं राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। व्यवहार में ये तभी लागू होते हैं जब इन पर संसद की स्वीकृति मिल जाती है। इस प्रकार यदि हम देखें तो सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैनिक शक्तियाँ और वैदेशिक या राजनयिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को असाधारण परिस्थितियों में कुछ और शक्तियाँ प्राप्त हैं जिसको कि हम आपातकालीन शक्तियाँ कहते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत मुख्य रूप से ये 3 शक्तियाँ हैं। पहली है युद्ध, भारी आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति से उत्पन्न संकट। राष्ट्रपति को जो ये आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ये हमारे संविधान के द्वारा देश की रक्षा को सुदृढ़ करने, संकट में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने तथा आंतरिक अशांति, क्रांति और उपद्रव को रोकने के लिए प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति की इन शक्तियों में पहली शक्ति है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति से उत्पन्न संकट। हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति व्यवस्था के नष्ट होने की आशंका है या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना यह 2 माह तक लागू रहती है और संसद से स्वीकृत हो जाने पर शासन जब तक उसे लागू रखना चाहे लागू रख सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अभी तक 4 बार संकट काल की घोषणा की गई है। 1962 भारत चीन युद्ध के समय, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। 1975 में संकटकालीन शक्तियों का आंतरिक अशांति के नाम पर दुरुपयोग किया गया, इसलिए 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों को पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं मुख्य रूप से निम्न है। अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात अब राष्ट्रपति आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। वो आपातकाल की घोषणा तभी कर सकते हैं जब देश के किसी भाग में सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ हो गया हो। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने के 1 माह के अंतर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक है। ये बहुमत दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होगा और इसे लागू रखने के लिए 6 माह बाद पुनः संसद की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। नंबर 4 परिवर्तन जो किया गया था वो है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संकट काल की घोषणा समाप्त की जा सकती है।
तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यदि हम इन 4 प्रावधानों को देखें तो राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और वो अब इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। संसद और मंत्रिमंडल के परामर्श से ही वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है और संसद का उस पर नियंत्रण लगा गया है। संसद की स्वीकृति के बिना हर 6 माह बाद उसे संसद की पुनः स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और संसद साधारण बहुमत के द्वारा इस संकट काल को समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल की घोषणा पूरे देश के लिए की जा सकती थी, देश के केवल किसी एक या कुछ भागों के लिए नहीं, किंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति अब संकट काल की घोषणा पूरे देश या कुछ भागों के लिए भी कर सकता है। यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उस आपातकाल की घोषणा के संवैधानिक प्रावधान निम्न होंगे। पहला होगा, संसद को संपूर्ण देश अथवा उसके किसी क्षेत्र के लिए सभी विषयों अथवा राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। राज्य सूची के संबंध में संघ द्वारा निर्मित ये कानून उद्घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद समाप्त हो जाएंगे। नंबर 2, संघ की कार्यपालिकाओं को राज्य की कार्यपालिकाओं को निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे अपनी शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करें। राष्ट्रपति यह आदेश दे सकता है कि संघ और राज्यों के बीच आय वितरण संबंधी सभी या कोई भी उपबंध वित्तीय वर्ष में उनके निर्देश अनुसार संशोधित होते रहेंगे और उन्हें संसद के दोनों सदनों के सामने शीघ्र से शीघ्र रखा जाएगा। नंबर 4, आपातकालीन घोषणा के लागू होने के समय 19वें अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाएंगी और राज्य के द्वारा इन स्वतंत्रताओं को स्थगित करने वाले कानूनों का निर्माण किया जा सकेगा। 44वें संशोधन के द्वारा अब यह व्यवस्था की गई है कि यदि आपातकाल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण लागू किया गया है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं को स्थगित या समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू किया गया है तो अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं को स्थगित नहीं किया जा सकता। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को स्थगित कर सकता है। 42वें संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति आपातकाल में भी जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। राष्ट्रपति की दूसरी आपातकालीन शक्ति है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकट। संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति से रक्षा करे। इसी के संबंध में अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य किसी आधार पर यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि उस राज्य का संविधान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चला जा रहा है तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने पर की जो अवधि होगी वो 6 माह होगी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस अवधि को 1 वर्ष कर दिया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः इसको 6 माह कर दिया गया है। 44वें संशोधन के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी, लेकिन अब राज्य में राष्ट्रपति शासन
के 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय तक रखने का प्रस्ताव संसद तभी पारित कर सकती है जब इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। घोषणा के संवैधानिक प्रभाव। राज्यों में संवैधानिक संकट के विफल होने पर जो प्रभाव है वो निम्न है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य अधिकारी को कोई भी कार्यपालिका संबंधी कार्य दे सकता है। राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद को दे सकता है और संसद को यह अधिकार है कि वह उन विधायी शक्तियों को राष्ट्रपति को सौंप दे अथवा राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी अन्य अधिकारी को दे दे। यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि में से आवश्यक खर्च की स्वीकृति दे सकता है। राष्ट्रपति उद्घोषणा की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। तीसरी जो शक्ति है आपातकालीन शक्ति वो है वित्तीय संकट की स्थिति। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को यदि यह विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग में आर्थिक साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। वित्तीय संकट की घोषणा के लिए वही विधि नियम निर्धारित हैं जो अनुच्छेद 352 के लिए आवश्यक है। वित्तीय संकट की घोषणा के जो प्रभाव होंगे वो निम्न होंगे। संघ तथा राज्यों के किसी भी वर्ग के अधिकारियों के वेतन और भत्तों में कमी कर सकता है। यह आदेश दे सकता है कि राज्य के समस्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को शासन संबंधी आदेश दे सकती है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों में धन संबंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है। हमारे यहाँ अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। यदि हम राष्ट्रपति की इन संकटकालीन शक्तियों को देखें तो कुछ लोगों के द्वारा इनकी आलोचना की गई है और कुछ लोगों के द्वारा इनको उचित बताया गया है। आलोचना इस आधार पर की गई है कि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था का आधारभूत स्वरूप आपातकालीन घोषणा के बाद समाप्त हो जाता है। दूसरा, इन शक्तियों के प्रयोग के द्वारा राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति इन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है और मौलिक अधिकार आपातकाल में अर्थहीन हो जाते हैं। लेकिन ये आलोचनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण है। हमारे देश की सुरक्षा के लिए इन संकटकालीन शक्तियों का होना आवश्यक है।